नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवनागरी हिंदी में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कहानी गैंग्रीन, जिसका एक और नाम है रोज, और इसके लेखक हैं अज्ञे और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, इसके प्रकाशन वर्ष को और इसके लेखक हो गए अज्ञे और प्रकाशन वर्ष 1931। ये कहानी मूलतः एक ऐसे पात्र की है जो कभी बहुत नटखट हुआ करती थी या फिर चंचल हुआ करती थी, लेकिन समय के हिसाब से एक ही दिनचर्या को फॉलो करते हुए कैसे वो जीवन में सुस्त पड़ जाती है, कैसे उसका मन नीरस हो जाता है हर काम से, फिर वो किसी में इंटरेस्ट नहीं लेती है, किसी भी काम में, किसी भी इंसान में, जब यहाँ तक कि वो अपने बच्चे में भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाती है। ऐसा उसका मन, मतलब एक तरह से मनोवैज्ञानिक कहानी है कि कैसे कैसे उसका मन पतन होते जाता है, क्षीण होते जाता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं, और इसमें कहानी के जो मुख्य पात्र होंगे उसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा, जो इम्पोर्टेंट कथन होंगे उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वो मैं बताता रहूँगा बीच बीच में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा सन्नाटा फैल रहा था। तो पहला ही पैराग्राफ यहाँ पे जो है, आप यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, इतना दूर तक दे दे और पूछे ये किस कहानी या किस नाटक, मतलब नाटक, या ये बोल दे कि सिलेबस में लगे हुए किस रचना से इस कथन को लिया गया है, और उसमें बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, आकाशदीप देते हैं, गैंग्रीन देते हैं, या कोई नाटक का भी नाम दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दोपहर से शुरू है तो गैंग्रीन होगा, और एक दो बार इस कथन को पढ़ भी लीजिएगा तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहानी का फील्डिंग सेटिंग कर दिया गया, इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो उदास वाला चीज़ है, ठीक है। अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में और घना सा सन्नाटा फैल रहा था। तो यहाँ सन्नाटा भी है, तो इससे पता चल रहा है कि कहानी किस ओर जाएगी। तो पहले ही पैराग्राफ में लेखक ने ये आपको इंगित कर दिया है। चल आगे बढ़ते हैं। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। यही है इस कहानी के मुख्य पात्र, मालती। इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमेगी। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते। तो जो इसमें जो कथावाचक है, जो कहानी बोल रहा है, तो वो पूछता है कि वे यहाँ नहीं है, मतलब उसके हस्बैंड के बारे में। तो बोलते हैं नहीं, अभी नहीं आए, दफ्तर में है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। कितने बजे तक आ जाते हैं? तो 1:30-2 बजे तक आ जाया करते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, कितने बजे उसका हस्बैंड मालती के पति आते थे? तो 1:30-2 बजे तक। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कर पूछने को हुआ, मतलब, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही क्या एक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई करके उठी और भीतर चली गई। होता है ना, हम लोग भी जब थकान होती है, इरिटेट होते हैं किसी चीज़ से, तो वही काम बार बार करना था। चलो यार, कर ही लेते हैं, इस टाइप से वाला माइंडसेट। तो मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। तो किसने सोचा यह क्या है और यह कैसी छाया सी इस घर में आई हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो कथावाचक है उसने, मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और इकट्ठे हंसे होंगे, पीटे। चलिए ठीक। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। तो मालती कौन है? लेखक। तो दूर के रिश्ते की बहन है, और पिटाई भी बहुत सी इकट्ठे हुई थी, पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी हुई थी, सॉरी। और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की शिक्षा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी
भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। कितने वर्ष बाद आया है लेखक देखने मालती को? 4 वर्ष बाद। ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जब मैंने उससे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे को देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटी। तो बच्चा है मालती का, उसको सब लोग टीटी टीटी बोलते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कह रहा, इस तरह से। आप किसी भी छोटे बच्चे को आप उसको बुलाइएगा तो कैसे हो? अगर वो पापा या मम्मी की गोद में है, अगर आप उसको अपने गोद में लेना चाहते हैं और वो पहचान नहीं रहा है, पहली बार आपसे मिला, तो ठीक इसी तरह से रिएक्ट करता है। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? तो मालती के विवाह कितना दिन हो गया शादी हुए? तो 2 वर्ष। या मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहते हैं, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ लेखक अपने मन में ही सोच रहा है, मतलब क्यों नहीं सवाल पूछी, क्या 2 वर्ष में ऐसा क्या हो गया, या फिर शादी हो गया तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही। तो ज़्यादा बात नहीं तो कम से कम कुछ तो हाल चाल पूछ ही सकती थी, लेकिन वो भी नहीं पूछ रही है। तो ये सब अपने मन में ही बात चल रहा है। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, मतलब क्या बोले? यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्उज्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया है उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्त बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया है। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ, मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। एक और पात्र का नाम यहाँ पता चल गया, जो पति है मालती के, उनका नाम है महेश्वर। वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर कौन से गांव में? मतलब यहाँ पे पहाड़ का कुछ सीन है, या फिर पहाड़ गांव का ही नाम पहाड़ी होगा। तो वहाँ उसी गांव में ये सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं और इसी वजह से उनको एक क्वार्टर भी मिला हुआ है। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइमिंग देखिए, पहले एक टाइमिंग है 7 बजे। तो सुबह ऑफिस मतलब हॉस्पिटल कितने बजे जाते हैं? 7 बजे। फिर कितना बजे आते हैं? 1:30-2 बजे, यानी लंच टाइम में। फिर दोपहर भर छुट्टी रहती है, फिर केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। तो 7 से 1:30-2 बजे तक एक टाइमिंग है और फिर शाम में 1-2 घंटे के लिए। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगी को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने से उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं मुक्ताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं।
तो मतलब महेश्वर का भी कुछ वैसा ही हाल है, लेकिन उनके पास काम है तो वो काम करने चले जाते हैं। मालती घर में बैठी रहती है। मालती के पास भी काम है लेकिन कुछ लिमिटेड काम है ना, मतलब 1-2 घंटे गृह का कार्य किया, फिर वही जीवन, दिन भर पूरा बोर होते रहना और एक्स्ट्रा कोई काम है नहीं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है, मतलब पीछे मतलब बाद में खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट हो गया। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। ये बहुत सिंपल लाइन आपको लग रहा होगा, लेकिन रोज, यही कहानी का दूसरा नाम है, गैंग्रीन और रोज। तो रोज ही ऐसा होता है, समझ रहे हैं? मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वो और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ एक तो चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वो चले गए। एक बार यहाँ देखिए, एक कहानी का नाम मालती के मुंह से लेखक ने निकलवाया है, रोज, और एक कहानी उसके पति महेश्वर के नाम से, गैंग्रीन। तो गैंग्रीन एक बीमारी है। मालती किवाड़ बंद कराई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वो बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठे अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। जो टिपिकल हमारे घर की जो महिलाएं होती है वो ऐसे ही बोलती हैं, सारा खाना अगर ख़त्म भी हो जाए या थोड़ा सा बहुत बचा है और बहुत खाना है, चिंता मत कीजिए, इस टाइप। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूँ ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात करते हुए बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वे वही अभी बढ़ती जा रही है। तो सब्जी लाए कितने दिन हुए? 15 दिन। पूछ सकता है भाई एनटीए ऐसा सवाल भी। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। तो कोई नौकर नहीं है तो फिर मालती ही मांजेंगे बर्तन। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। इसलिए इस कहानी में हर चीज़ रोज ही हो रहा है, एक ही दिनचर्या। पानी भी रोज खत्म हो जाता है, डॉक्टर साहब भी रोज वही टाइमिंग पे आते हैं, मालती भी रोज वही दिनचर्या फॉलो करती है और बोर बैठी रहती है। उसको और कोई उसका पता ही नहीं चलता कि क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, अरे यहाँ आए कैसे? मैंने कहा है तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने को बैठी और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही हो। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। तो होता है ना वाइब, जिसको आजकल बोला जाता है, तो वाइब, उस घर का वाइब ही था, ऐसा था कि वहाँ पे इसके साथ भी, मतलब लेखक के साथ भी मन उसका भी उचट सा गया था, मतलब नहीं बात करने का मन कर रहा। तो वही यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। मैंने पूछा,
तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वो हंसी कर रही थी। यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लॉरी में? पैदल। पैदल आया? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके हो, लेट जाओ। पहले के लोग क्या होता था ना कि अपना बेड वेड सब लेके चलते थे, बिस्तरा उस्तरा। इसलिए, क्योंकि लंबा दूरी तय करना होता था ना, कि आज के समय के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था नहीं। क्या पता 2 दिन 3 दिन लग जाए तो कहीं भी सब, कहीं भी आराम करने को जगह मिल जाए तो वहाँ पे अपना बिस्तर लगा के लोग सो जाते थे। इसलिए देख रहे होंगे आप बिस्तर, अगर आप ब्योमकेश बख्शी सीरियल अगर आप देखते होंगे दूरदर्शन पे, तो उसमें भी कितनी बार मतलब उसमें दिखाया गया है कि उस समय के लोग जो जहाँ भी जाते थे अपना बिस्तर साथ लेके जाते थे। दूरदर्शन पर, यूट्यूब पे भी आपको मिल भी जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं। भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझसे सूझी नहीं। मैंने थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई। टीटी को साथ लेकर तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र स्वन उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। 4 खड़क रहे थे मतलब 4 बज रहे थे। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में करिए, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तो यहाँ पर देखिए मालती के बारे में क्या कहा जाना है। जब भी टाइम हो जाए 3 बज रहा है तो 3 बज गए, 4 बज रहा है तो 4 बज गए। मतलब वो बस घड़ी का सुई ही गिन रही है पूरे दिन, क्योंकि उसके पास और एक्स्ट्रा कोई मतलब कुछ कर नहीं पा रही है और वो मजबूर है कि बस घड़ी का घंटी बज रहा है तो बोलते हैं 4, खुद से ही एक और बड़बड़ा देती है। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं धोने कितना बजे? 6 बजे। महेश्वर कितने बजे लौट के आए थे? 6 बजे। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। एक का ऑपरेशन इन्होंने कर दिया, एक को बड़े अस्पताल भेज दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? किससे? महेश्वर। तो महेश्वर जी बताते हैं, एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। मतलब पैसे के मामले में नहीं, डॉक्टरी का मतलब प्रैक्टिस बढ़िया हो जाता है। केस केस ज़्यादा मिलेगा तो प्रैक्टिस भी बढ़िया होगा। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। मतलब एक तरह से तंज कसती हुई। महेश्वर हंसे और बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। ये मालती बोलती है। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे और पानी भी आ गई थी। टीटी महेश्वर के टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वो मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मतलब कितना निरस्ता हो गया है। कभी 1 साल का ही बच्चा होगा बहुत तो, क्योंकि 2 साल की तो शादी के हुए तो बच्चा भी 1 साल का ही होगा।
और उसमें भी लोग इतना नीरस हो चुके हैं कि बोल रहे हैं कि रो रो कर सो जाएगा तो घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? आपके नीचे जाएंगे तो चारपाइया ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दी। तो कहाँ सोएंगे? बाहर सोएंगे। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वो उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वो किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उसी क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम कभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजयी थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आता है कि कभी जब मैं भागा था और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। ठीक है, पहला यहाँ तो मालती कुछ नहीं पढ़ती। सब पूछ सकता है ना, क्या मालती बचपन में खूब पढ़ने वाली लड़की थी? तो नहीं, मालती पढ़ने वाली लड़की नहीं थी, बदमाश थी, शरारती थी। जितनी शांत अभी, उसका ठीक अपोजिट थी बचपन में। तो मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। तो उसके माता पिता क्या बोले कि ये किताब ला के दी और बोले कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। कितने पेज? तो 20। 25 नहीं, 30 नहीं, 35 नहीं, 40 नहीं, कितना? 20। हम दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। यही सब फैक्ट पूछता है और 2 नंबर चले जाते हैं। हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। मतलब 10 पन्ने यानी एक पेज, एक पन्ना में दोनों साइड होकर 2 पेज हुआ ना, तो भाई 10 दूनी 20। नित्य कितना फाड़ कर फेंक देती? 10 पन्ने। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती, मतलब खेलने के चक्कर में रहती थी, भाई खेलना है, बाकी 10 पन्ना। क्योंकि पापा तो बोले थे कि 20 पेज रोज पढ़ना है, किताब खत्म करना है, तब डेली 10 पन्ना फाड़ के फेंकते रहिए। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। कौन से दिन? 8वें दिन। तो यहाँ पर फैक्ट ही फैक्ट है इस पैराग्राफ में। पहला कि 20 पेज रोज पढ़ना है। कितना पन्ना फाड़ के फेंके? 20 पन्ना, 10 पन्ना, 20 पेज, तो 10 पन्ना फाड़ कर फेंक। फिर उसके बाद कौन से दिन उसके पिता ने पूछा, किस पढ़ लिया, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो 8वें दिन। पिता ने फिर कहा तो उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वो बहुत पीटी, पर वो अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। एक अखबार के टुकड़े को तरसती है क्या? या तभी महेश्वर ने कहा, पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। बच्चों का यही हाल होता है, और हंसते भी हैं बच्चे। अगर आपने कभी देखा, सोया हुआ बच्चा सो जाएगा, फिर हल्का सा मुस्कुराएगा, फिर सो जाएगा। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ है। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मालती रात में कितने बजे भोजन करी थी? 10 बजे, 10:30 बजे।
मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा, किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। तो कौन सा रात था? पूर्णिमा की रात थी, तो चांद एकदम झलक रहा होगा। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। देखिए यहाँ पे जो ये कथन है ना, ये भी पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये आकाशदीप से है, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ इतना दूर दे सकता है ये वाला, और पूछ सकते हैं किस कहानी से उद्धृत है। तो जरूर एक बार कंफ्यूज आप जरूर हो सकते हैं कि आकाशदीप से। जैसे थोड़ा कहानी को पढ़ते समय या सुन रहे हैं आप, तो थोड़ा ध्यान से इसको दिमाग में रखिए। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है, और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है? इस अलस जिज्ञासा मैंने टिट्टी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुण भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई होगी बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मतलब ये सब सारा चीज़, महेश्वर का चौंक कर उठना, लेखक का झपट कर उसे उठाने दौड़ना, मालती का रसोई से बाहर निकलना और साथ में कहते हुए कहना कि चोट बहुत लग गई होगी बेचारे की, सब एक ही क्षण में हो गया। मतलब पैरेलल चला है सब। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। फिर वही बात कि 1 साल का बच्चा होगा बहुत, तो और इतना निरस्ता कैसे हो गया किसी अंदर, यही पर लेखक अभी बताएगा आगे भी। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपटकर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एकाध सिसके उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी, मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती का एक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। और इसी के साथ कहानी भी समाप्त हो जाता है। चलिए, कहानी कैसी लगी होगी? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके नोट्स को ज़रूर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बना लिए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो फिर से एक बार देखकर नोट्स को अपडेट कर लें। चलिए, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी कहानी को, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और एक बात और कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप चाहें, अगर आपका इच्छा हो, तब ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।